नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और जमीनी स्तर पर मुद्दों को लेकर माहौल गर्म है। एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं से जुड़ रही है। मतदाताओं को रुझाने के लिए कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। अगले आधे घंटे में चुनावी मैदान से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल में दूसरे राउंड की फाइनल फाइट के लिए दिग्गजों ने लगाया जोर। पीएम मोदी ने दमदम और जादवपुर में किया विशाल जनसभा को संबोधित। भ्रष्टाचार और घुसपैठ मुद्दों के जरिए टीएमसी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने जादवपुर में कहा, पहले फेज के चुनाव ने परिवर्तन किया पक्का। दूसरा चरण टीएमसी की करारी हार पर लगाएगा मोहर। अमित शाह ने हिंगलगंज और उत्तरपाड़ा में जनसभा के जरिए भरी जीत की हुंकार। 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा, टीएमसी और ममता दीदी का होने वाला है सुपड़ा साफ। और बंगाल में आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए टीएमसी और कांग्रेस ने भी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। डोर टू डोर की चुनावी कैंपेन, जीत का भरा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने टीएमसी पर कटाक्ष किया और ये भी कहा कि विकास और महिला विरोधी पार्टी है टीएमसी। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव से देश को जोड़ती है। उन्होंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताकर मां गंगा और पश्चिम बंगाल के प्रति अपना आभार तो व्यक्त किया ही, साथ ही दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने मध्यम वर्ग के शोषण और सिंडिकेट के खेल के साथ ही भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर तेज हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताया और कहा कि भाजपा महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल में विश्वास करती है। उन्होंने उन महिला उम्मीदवारों का खास जिक्र किया जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और कहा कि पार्टी ने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने अन्याय सहा है। टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हुए भारी मतदान को भाजपा के पक्ष में बताया और कहा कि 4 मई को राज्य से तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का भाजपा के पक्ष में मतदान करना उन्हें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई की आजादी देगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से,
आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। साथियों, कमल छाप पर दिया आपका हर वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई हर चीज की आजादी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राज्य में सरकारी कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मी तक भयमुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के शिक्षक, वकील, डॉक्टर सहित हर प्रोफेशन के लोग भाजपा के समर्थन में उतरे हुए हैं। कुमार आलोक और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के लिए सियासी मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के साथ अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। सीधे आप ये बीजेपी मुख्यालय से दृश्य देख रहे हैं, जहां पर आप से 7 सांसद बीजेपी में आज विलय कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो नैतिक मुद्दे हैं उनसे त्रस्त आकर वो जो हैं आपसे बीजेपी में विलय करना चाह रहे हैं और बीजेपी में विलय करते हुए आपके 7 सांसद। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मिलते हुए। ये जो आपके सांसद हैं जो कि आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, राघव चड्ढा के साथ, ये बीजेपी के साथ आपके ये 7 जो राज्यसभा सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जब आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरी तरह से भटक गई है जिसके लिए उसे बनाया गया था, और इसीलिए वो अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। शैलेंद्र, आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा झटका, क्योंकि राघव चड्ढा ने जब ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने बुनियादी मूल्यों से भटक गई है और उसी से त्रस्त होकर ये जो 7 सांसद हैं ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए रमा, आज सबसे पहले राघव चड्ढा ने एक पत्र जाकर सौंपा था राज्यसभा के सभापति को, और जिसमें ये कहा गया था कि 2/3 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के वो उनके साथ हैं और उन्होंने बीजेपी में विलय का फैसला किया है। देखिए, जब भी किसी पार्टी में टूट होती है तो उस पार्टी के लिए जरूरी होता है कि 2/3 कम से कम उनकी संख्या हो, तब सदन के अंदर एक तरह से वो वास्तविक पार्टी मानी जाती है। और उन्होंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया कि वो बीजेपी में विलय कर रहे हैं। यानी राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद हैं उन्होंने बीजेपी में विलय करने का फैसला किया, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक मित्तल और संदीप पाठक मौजूद थे, और उसके बाद हमने देखा, तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचे ये तीनों नेता, राज्यसभा के सांसद, और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केवल 10 राज्यसभा सांसद है, उसमें से 7 सांसद का पार्टी छोड़ना और बीजेपी में विलय का ऐलान करना, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राघव चड्ढा को नेता पद से राज्यसभा में हटाया था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दरअसल वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठा रहे थे, जबकि जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। ये बात कही थी खुद राघव चड्ढा ने कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। हमने देखा था कि बहुत सुर्खियां भी बटोरी थी उनके उठाए गए मुद्दों ने, तभी ये बात संकेत मिले थे कि आम आदमी पार्टी से उनका तालमेल इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है और जल्दी वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन 7 सांसदों का एक साथ ये ऐलान करना, राज्यसभा के 2/3 संख्या आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा सदस्य संख्या है उसमें आप देखें, उन्होंने ये ऐलान करना कि वो विलय करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये अंदेशा, ये अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन आज हमने देखा कि 7 सांसद
के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की है 3 सांसदों ने राज्यसभा के आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, ये जो 7 सांसद हैं ये कहां कहां से हैं, कौन कौन है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी आम आदमी पार्टी से कई प्रमुख नाम हैं जो नैतिक मूल्यों की दुहाई देते हुए, आम आदमी पार्टी के आदर्शों के खोखलेपन की दुहाई देते हुए जो है आम आदमी पार्टी से अलग हुए हैं। और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपके पास राज्यसभा में 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से हैं और 3 दिल्ली से हैं। तो देखिए कुल 10 सांसद हैं, इसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और विक्रमजीत सिंह साइनी, ये पंजाब से सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता दिल्ली से हैं। तो ये कुल मिलाकर इन 7 सांसदों, जो अभी तक खबर है, इन्होंने एक तरह से बीजेपी में विलय का ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ा झटका उस लिस्ट भी हो जाता है जब हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी, आप देखें कि हाल में उनको कई और झटके लगे थे, लेकिन सदन के अंदर इतना बड़ा झटका जब आप लोकसभा में देखें कि पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था और दिल्ली में सहित बाकी जगहों पर एक भी सांसद नहीं जीता था, और एक सांसद जो उपचुनाव में वो भी चुनाव हार गया था पंजाब से जो जीत कर आए थे, तो वो फिर एक तरह से राज्यसभा में उनकी संख्या थी अच्छी खासी, 10 संख्या थी, उसके दम पर वो कई मुद्दे उठाते भी थे, लेकिन उसमें से 7 सांसदों का ये कहते हुए राज्यसभा के सभापति को पत्र देना और विलय का ऐलान करना बीजेपी में राघव चड्ढा की अगुवाई में, ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को। और इसीलिए हमने देखा कि जैसे ही ऐलान राघव चड्ढा ने किया, तुरंत संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की आम आदमी पार्टी की तरफ से। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो निश्चित तौर पर हाल फिलहाल के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब उनकी जो ताकत है राज्यसभा के अंदर, न केवल वो कम हुई बल्कि एक संकेत भी गया है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, और वो नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो आरोप लगाते हुए छोड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस लिए खड़ी हुई थी या जिन सिद्धांतों पर खड़ी हुई थी वो अब उससे भटक गई है। तो एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी की आगे के राजनीति के लिए भी, और सदन में संख्या तो निश्चित तौर पर बेहद कम हो गई है जहां तक राज्यसभा का सवाल है। और लोकसभा में पहले ही हम जानते हैं कि करारी हार का सामना करना पड़ा था 2024 के चुनाव में, और एकमात्र सांसद जो जीते थे उनको भी उपचुनाव में हारना पड़ा था। बिल्कुल, राज्यसभा की बात तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जिस तरह से दिल्ली और पंजाब की भी अगर हम बात करना चाहें तो उसमें भी आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो काफी इससे कमजोर होती हुई दिखाई देती है। शैलेंद्र, ये देखिए, निश्चित तौर पर अगले साल पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ पंजाब में चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब कई आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर पंजाब में लग रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, उसको अरविंद केजरीवाल निर्देशित करते हैं, तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन आगामी चुनाव में बता पाएगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं का जहां तक सवाल है, संगठन के नेताओं का सवाल है, तो एक एक कर कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। देखिए, राघव चड्ढा की आप देखें राजनीतिक तौर पर कितने महत्वपूर्ण थे आम आदमी पार्टी के लिए। जब पंजाब में सरकार बनी थी तब इन्हें बहुत प्रभावशाली पद दिया गया था, और ये आरोप लगे थे कि दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली से बैठकर एक पंजाब की सरकार को चलाना चाहती है, और अरविंद केजरीवाल एक तरह से पूरी सरकार पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि पंजाब से राज्यसभा में चुनकर आए तमाम सांसद अब बीजेपी में विलय का ऐलान कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती होगी पार्टी को, और बड़ी टूट से बचाने के लिए चुनौती होगी, संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने की चुनौती होगी, और अपना राजनीतिक आधार बचाए रखने की पंजाब में बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने अब खड़ी हो गई। बिल्कुल शैलेंद्र, और एक बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जो इतनी बड़ी टूट की वजह क्या है, क्योंकि इस तरह के जो संभावना थी वो काफी पहले से जताई जा रही थी, क्यों आम आदमी पार्टी इस टूट को रोक नहीं पाई? ये देखिए, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात सामने उभर कर आती है, आम आदमी पार्टी के जन्म के बाद से ही आप देखें एक एक कर तमाम नेता अलग होते गए। आप कुमार विश्वास ने देखें तो बहुत पहले ही पार्टी छोड़ दी, उसके बाद आप देखें गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया, और उसके बाद एक एक कर कई नेता पार्टी छोड़ते गए, और सभी ने अरविंद केजरीवाल की जो कार्यशैली है
एक तरह से पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र ना होना, या फिर पार्टी के अंदर अपनी बात रखने का मौका ना दिया जाना, और दूसरी बात कि पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस सिद्धांतों के साथ खड़े होने का दावा करती थी उनसे अलग हो जाना, तो इन सब बातों को एक वजह बताया गया। और हमने देखा कि एक एक कर तमाम 1 दर्जन से अधिक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के गठन के बाद पार्टी छोड़ चुके हैं। और अगर आप स्थानीय कार्यकर्ताओं या फिर बाकी नेताओं की बात करें तो अगर गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। और उसमें जो सबसे पहला आरोप यही लगा है कि अरविंद केजरीवाल की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है, वो एक तरफा फैसला लेते हैं। जी, तो एक ये बड़ा बड़ा झटका जो है आम आदमी पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और तमाम आरोप जो पहले जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा उसकी पुष्टि करते हुए ये जो घटनाक्रम है दिखाई देता है। तो आप सीधे भाजपा मुख्यालय से ये दृश्य देख रहे थे जहां पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ आम आदमी पार्टी में रहे राघव चड्ढा जो अब छोड़ चुके हैं, वहां से जो 7 सांसद हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और वो भाजपा अध्यक्ष से आज मिले। और राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि मैं एक सही आदमी था जो गलत पार्टी में था, अब मैं आकर जन कल्याण के कामों को आसानी से अंजाम दे पाऊंगा। और अब हम ले चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल चुनाव की तरफ, जनादेश में, जहां पर प्रथम चरण में बम्पर वोटिंग हुई और अब दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी जारी है। धुआंधार प्रचार हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बम्पर वोटिंग हुई है, वहां पर अपने आप में जिसे कहते हैं कि एक रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में कायम हुआ है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट, क्या कुछ ग्राउंड से मिल रही है, ग्राउंड जीरो से? देखिए 92.88% का जो प्रतिशत जो पोल हुआ है, वोटिंग परसेंटेज, अब 24 घंटा बीत गए हैं। 24 घंटा बीतने के बाद अगर आप जंगल महल से शुरू करेंगे जहां पे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर के 40 सीटें हैं, तो वहां पे साफ तरीके से जो बातचीत उभर कर आ रही है, एक पोलराइजेशन का इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो बेल्ट है, जंगल महल जो बेल्ट है, इसमें साफ तरीके से एक पोलराइजेशन हुआ है। और ये पोलराइजेशन भाजपा को प्लस करेगी ऐसा ही माना जा रहा है। जब बांकुड़ा, पुरुलिया में पिछले चुनाव में तृणमूल ने अच्छा रिजल्ट किया था, लेकिन इस बार बांकुड़ा, पुरुलिया, यहाँ पे काफी सारी सीटों में ऐसा खुद वहां की जो जनता है उनका कहना है कि इस बार भाजपा का हवा वहां पे काफी तेज है। उत्तरी बंगाल में पहले से ही बीजेपी का एक अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। उसमें भी वो जो रिकॉर्ड पिछले चुनाव में भी था या फिर लोकसभा चुनाव में भी था, उससे अच्छा करेगा भाजपा, ऐसा मानना है। क्योंकि वहां पे आलू की जो समस्या है, जो जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, ये आलू, तमाक, ये टोबैको, ये दो मूल खेती बाड़ी वहां पे होती है, उन लोगों में काफी गुस्सा है। जैसे पश्चिम मेदिनीपुर में डेबरा में, जो पश्चिम गड़बेता में, जहां पे आलू किसान बड़े पैमाने में होते हैं, बांकुड़ा में भी बड़े पैमाने में होते हैं, वहां पर भी किसानों में एक गुस्सा है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिला और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि फर्स्ट फेज का जो पोल हुआ है, असल में ये पोल हुआ है ममता वर्सेस जनता का। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन ये गुस्सा जितना तृणमूल के खिलाफ है उससे कई ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ है। कहीं ना कहीं जाके ममता बनर्जी का जो पॉपुलरिटी था, जो उनका एक लार्जर देन इमेज था, वो कहीं ना कहीं धक्का लगा है, ऐसा माना जा रहा है। आखिर अब आगे चलकर पता चलेगा कि असल में कितना। ऋषि कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि ममता वर्सेस जनता का ये जो है मुकाबला हुआ है और इतना जो बम्पर वोटिंग है वो ये दिखाता है, आप इसको किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे? और इस बम्पर वोटिंग के साथ अब दूसरे चरण की जो प्रतिस्पर्धा है वो कितनी कड़ी हो गई है? बिल्कुल, देखिए रमा, जिस तरीके से 2 चरणों में पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद इतने कम चरणों में चुनाव हुए, साफ तौर से इस पूरी राजनीति में अगर हम देखें तो जो पहले चरण में जिसको ज़्यादा बढ़त मिलेगी वो सरकार बनाने के उतने ज़्यादा करीब हो जाएगा। और इस तरीके से जो तमाम आकलन हैं, हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में
जिस तरीके से अगर हम देखें कृष्णनगर की रैली में जो बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत है उसे साफ तौर से अपनी पार्टी के पक्ष में बताया और कहा कि जब जब हाई वोटर टर्नआउट होता है तो वहाँ पर भाजपा को बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं और बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत उनको मिलता है। तो इस तरीके से जो तमाम दावे हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें, जिस समय कि अभी हम नॉर्थ 24 परगना इलाके में हैं, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की एक जनसभा होनी है और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री और अमित शाह और उनके जो तमाम नेता हैं, उनके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेताओं की जो रैलियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और इस तरीके से जो पूरी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, इसमें एक जो अपार जन समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेक्टेड लाइन पर चल रही है उसको दिखता हुआ लग रहा है। तो ऐसे में उनका उत्साह बढ़ा हुआ है और पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार वो सत्ता में आने की जो कोई भी कोर कसर है उसको ना छोड़े। निश्चित तौर से जो इंटेंसिव कैंपेनिंग हो रही है, जो सघन जिसे कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार हो रहा है, इसका जो जनता है उसके मनोमस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है। और एक हमने देखा है चुनाव के दौरान जिस तरीके से एक फ्लोटिंग वोट का कंसेप्ट होता है और जिसमें ये कहा जाता है कि जब जनता को ये लगने लगता है कि कोई पार्टी अब आगे हो चुकी है तो कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि हमें तो जीतने वाले के ही साथ में चलना है। तो इस तरीके के फ्लोटिंग वोट का फ़ायदा भी उस पार्टी को मिलने लगता है जो कि पहले के चरण में अगर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसी रणनीति को बीजेपी आगे बढ़ा रही है और पूरे पब्लिक में जो कैंपेन है उसके दिमाग में ये एक कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज कर रही है कि हम जीत रहे हैं। और ये जो चुनावों के दौरान कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करने का जो फैक्ट है, ये कई तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से जनता के मनोमस्तिष्क पर असर डालता है और पार्टी को फ़ायदा होता है। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मतदान है, 92% से ऊपर का जो मतदान है, ये एक तो SIR के बाद जिस तरीके से चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी थी कि लोग मतदान के लिए निकलें और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए उसका भी जनता पर बहुत असर पड़ा है। लोगों को लगा है कि आज हम वोट डालने जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे समझना चाहेंगे दूसरे चरण की किस तरह से तैयारी और जिस तरह से पहले चरण में टीएमसी और बीजेपी दोनों ही दावे कर रही हैं अपनी जीत के, ऐसे में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है टीएमसी का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो ये इशारा किस तरफ है? सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात करूं तो आप समझिए कि वो इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया था उसमें टीएमसी भी है, उसमें डीएमके भी है, उसमें और भी अन्य पार्टियां हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी पर यहाँ प्रहार किया है तो टीएमसी के लोग खासे नाराज हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा था वहाँ पर तो टीएमसी ने सबसे पहले कहा कि उन्होंने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे। लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में टीएमसी ने लास्ट आवर में फैसला लिया कि हम इसका विरोध करेंगे और बिल वो गिर गया। अब राहुल गांधी जो जिस तरीके से आक्रामक प्रचार कर रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, तो एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का एक जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि मालदा, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर और ये जो तीनों क्षेत्र है, या दिनाजपुर हम कहें, दिनाजपुर में प्रियरंजन दास मुंशी थे, अब्दुल गनी खान चौधरी मालदा में थे, और ये जो अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर और मुर्शिदाबाद के सर्वमान्य नेता थे। यानी 34 वर्षों के शासनकाल में, लेफ्ट के शासनकाल में भी लेफ्ट उनके किले को नहीं तोड़ पाई थी। लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर ममता बनर्जी ने इस किले को भी ढा दिया था। मुकाबला जो है दूसरे चरण का भी बेहद दिलचस्प हो रहा है और इसीलिए सभी दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के जगदल रोड पर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। तो नॉर्थ 24 परगना के जगदल रोड पर अमित शाह का रोड शो, ये सीधे दृश्य आप वहाँ से देख रहे हैं और भारी भीड़ वहाँ पर लगी हुई है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं
और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे चरण की सीटें हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और जिस तरह से पहले चरण में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं, तो दूसरे चरण में भी जो मतदाता हैं उनको लुभाने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में ये जो रोड शो है अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है, विशेषकर बड़ी संख्या में जहां पर लोग जमा होते सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का। और वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं घरों की छतों पर भी दिखाई दे रहे हैं। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, नॉर्थ 24 परगना के जिस तरह से ये रोड शो हम देख रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, क्या इसकी वजह है? क्या कुछ आप देखते हैं जिस तरह से बीजेपी लगातार वहां पर जन कल्याण का और वर्षों से जिन मुद्दों से लोग वहां पर वंचित रहे हैं, उनकी समस्याओं की बात उठा रही है, उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण इस बड़ी भीड़ को आप क्या कहेंगे? देखिए रमा, जिस तरीके से नॉर्थ 24 परगना के इलाके को अगर हम समझें तो नदिया ज़िले से जुड़ा हुआ है, इधर ये कोलकाता के रीजन से जुड़ा हुआ इलाका है, लेकिन साथ ही साथ ये बॉर्डर का इलाका भी है और यहाँ पर घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है। और जिस तरीके से इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार है, जो भय है और जो जंगल राज है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियाँ हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह लगातार रोड शो कर रहे हैं। कोलकाता में उन्होंने रोड शो किया, अलग अलग जगहों पर रोड शो उनके हुए हैं। और इसी तरीके से अभी नॉर्थ 24 परगना में ये जो रोड शो है ये बताता है, और यहाँ पर जो भीड़ है वो बताती है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो रणनीति है मासिस तक पहुँचने की, जनता तक पहुँचने की, वो उन्हें कामयाब होती हुई दिख रही है। और जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से जुड़कर जनता को आकर्षित करने में इस भीड़ के आधार पर कहा जा सकता है कि वो सफल हो रही है। अब जिस तरीके से अमित शाह के रोड शो में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं और जो पूरी की पूरी जनता में जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी उत्साह है, क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो कमान संभाली है, वो इस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में एक बड़ा उत्साह लाने वाला साबित हो रहा है। तो ऐसे में जो उत्साह है साफ दिखाई दे रहा है और अपने आप में जो आम लोगों का उत्साह ऋषि वहां पर दिखाई दे रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ 24 परगना की जो सीटें हैं उनकी चुनावी लड़ाई और समीकरणों को और भी दिलचस्प ये बना रहा है। बहुत शुक्रिया ऋषि हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पल पल की जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जनादेश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।